नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, ये क्लास आज की उत्तराखंड जो पटवारी लेखपाल है, तो ये वीडियो इसका एक मॉडल पेपर हमने बना रखा है और इस मॉडल पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही हमने 10 मॉडल पेपर आपके लिए बना रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इन्हें ले सकते हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर को देखते हैं कि किस तरह से पटवारी लेखपाल के लिए मॉडल पेपर है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है। तो देखिए, आप सबसे पहले इधर आपकी दे रखी है बोलियां, अवधि, ब्रजभाषा, ये भोजपुरी और खड़ी बोली, और ये है आपकी उपभाषाएं जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो पूर्वी हिंदी, अगर बात करें पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। अवधि, मैं कोशिश करूँ कि आपको डिटेल भी बताने की कोशिश करूँ जितने क्वेश्चन यहाँ पर हो सके हैं। और बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी जो हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी है, एक ब्रजभाषा है, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया और बांगरू हो गया। जो तो ये है आपकी पूर्वी हिंदी और पश्चिम, तो यहाँ पर दे रखी है। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और जो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बंगारो। ठीक है, अब यहाँ पर भोजपुरी दे रखा है, तो इसका मतलब भोजपुरी पूर्वी हिंदी का तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि पूर्वी हिंदी की है अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये सी ऑप्शन यही आपका गलत युग्म हो जाएगा। अगर बात करें जो भोजपुरी है, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गड़बड़ कौन सा शब्द है। तो इसमें जो गड़बड़ शब्द है ये कौन सा है, तो गड़बड़ इसमें देशज शब्द। तो देशज शब्द इसमें क्या है, गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोना का पर्यायवाची है। तो इसमें सोने का पर्यायवाची, सोना पर्यायवाची, इसमें सोना किसका पर्यायवाची है, तो जातरूप। तो जातरूप क्या है, सोने का पर्यायवाची है। तो जातरूप सोने का पर्यायवाची है। सोने के और कौन कौन से पर्यायवाची है, कनक हो गया, स्वर्ण हो गया, हेन हो गया, हारक हो गया और ये जातरूप हो गया। तो ये सोने के कुछ पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनल का पर्यायवाची। तो अनल का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो सही जवाब है दोस्तों आपका इसमें अग्नि। तो अनल का पर्यायवाची है अग्नि। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब। आपको पहले ये भी देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं, और लास्ट में आप जरूर बताएगा कि आपका 100 में से कितना मार्क्स का यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 100 में से। तो 100 नंबर का मॉडल पेपर हमने बना रखा आपके लिए। तो जो अनल का पर्यायवाची है वो कौन सा है, अग्नि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला और वा। तो यह, रा, ल, वा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनमें से कौन सा दे रखा है, तो ला दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां व्यक्ति की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा चिन्ह वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे विचार के तार टूट जाते हैं, तो वो वहां पे होता है पूर्ण विराम। जहां पर कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है, तो अंतिम रूप हो गया वाक्य का या विचार के तार वहां पे टूट गए हैं, तो यहां पर बन जाएगा पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 7 है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है, वक्रोक्ति अलंकार यहां पर है। तो 7 का यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम और तद्भव शब्द होता है। तो तत्सम कौन सा है इसमें, क्षेत्र। जो संस्कृत के डायरेक्ट होते हैं तो क्षेत्र है, और जो रूपांतरित हो जाते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो इसमें जो क्षेत्र है वो तत्सम है, और क्षेत्र का जो तद्भव होता है खेत। तो खेत तद्भव होता है क्षेत्र का। अगर बात करें गधा, तो गधा एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा गर्धव। तो गर्धव इसका तत्सम शब्द होगा। जो गाय है, गाय का तत्सम हो जाता है गौ, और घर का होता है
ग्रह, तो ग्रह क्या है? घर का तत्सम शब्द होता है, तो घर का तत्सम हो जाएगा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो तृष्णा का विपरीत हो जाएगा वितृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन्नति का संधि विच्छेद कीजिए। उन्नति का संधि विच्छेद करना है, तो उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत प्लस नति। तो उत प्लस नति, तो ये बी ऑप्शन है। और ये कौन सी संधि इसमें है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि है उन्नति में, उत प्लस नति। क्वेश्चन नंबर 11 है, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? तो फीडबैक के अनुसार जो संदेश में सुधार करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संचारक। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेश जोशी की राजेश जोशी को उनकी किस रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राजेश जोशी को 2002 में। तो कौन सी रचना थी जिसके लिए यह सम्मान उन्हें मिला? तो ये थी दो पंक्तियों के बीच। तो दो पंक्तियों के बीच इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, तत्सम शब्द है। तो इसमें आपको तत्सम शब्द देखना है। तो तत्सम शब्द इसमें ए ऑप्शन है चत्वारी। तत्सम शब्द है चत्वारी। अब जो चत्वारी है इसका तद्भव क्या है? तो इसका तद्भव है चार। और ये तो अब देखो जो इसमें अढ़ाई है, तो अढ़ाई क्या है? इसमें देशज शब्द है। मोर, मोर क्या है? मोर अपने आप में क्या है इसका? मोर तद्भव शब्द है। और मोर का जो तत्सम है वो हो जाएगा मयूर। और जो बैन है, तो बैन का शब्द है, ये तो विदेशी शब्द है। तो बैन आपका विदेशी शब्द है। तो चतवारी शब्द है आपका यहाँ पर तत्सम, और जिसका तद्भव होता है चार। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। कि जब कर्ता क्या करता है, किसी भी कार्य को खुद नहीं करके किसी दूसरे से, स्वयं तो नहीं करता लेकिन किसी दूसरे से वो उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, तो वो हो जाती है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अब यहां पर देखिए उठना, उठना प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो वो उठ रहा है, तो उठना तो नहीं है। अगर वो किसी दूसरे को क्या करेगा, उठाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? उठाना। तो इसका उठना नहीं होगा बल्कि उठाना यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, उठवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। पहले इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है? जो सी ऑप्शन है गिराना, गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? गिरना। तो प्रेरणा उठना का प्रेरणार्थक क्रिया हो गया उठवाना या उठाना। यहाँ पे है चमकना, चमकना का जो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी चमकाना। गिराना तो प्रेरणार्थक क्रिया है ये। और देने के लिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी? दिलाना या दिलाया या दिलवाना। ठीक है। जब क्या कर रहा है कर्ता? खुद नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को प्रेरणा दे, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो यहां पर गिराना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द है इसमें नौकरी। नौकरी की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? नौकरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनमें से जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वो कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से कौन सा है? हिरण्यकश्यपु। ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है। और तो चरमोत्कर्ष है, वांग्मय है, और पुनरुत्थान, ये क्या है? शुद्ध वर्तनी है। अब इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी? हिरण्यकश्यपु की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इसकी होती है हिरण्यकशिपु। हिरण्य कशिपु, ये इसी क्या है? शुद्ध वर्तनी होती है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु की शुद्ध वर्तनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पहले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हो गया। देखिए पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती थी? अवधी आती थी, बघेली आती थी, और छत्तीसगढ़ी बोली आती थी। क्वेश्चन नंबर 18 है,
कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन, पुंडरीक। तो कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कुसुम, पुष्प और प्रसून, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये फूल के पर्यायवाची हैं। कुसुम हो गया, पुष्प हो गया और प्रसून फूल का पर्यायवाची हो गया। और फूल के कौन कौन से पर्यायवाची, जैसे वो कुसुम, ये आपका मंजरी हो गया, प्रसून, कुसुम ये हो गया। और कमल के पर्यायवाची क्या क्या है? पंकज हो गया, नीरज हो गया, जलज, शतदल, राजीव, पुष्कर, पुंडरीक हो गया, शतपत्र हो गया और इंदिवर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाश का पर्यायवाची है। इसमें आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची इसमें व्योम, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम हो गया। आकाश के और कौन से पर्यायवाची है? अंतरिक्ष हो गया, अनंत, अभ्र, गगन होता है, नभ, अंबर और आसमान, तो ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें दृग, तो दृग किसका पर्यायवाची है? आंख का है। विप्र किसका पर्यायवाची है? पुरोहित का। और कगार किसका पर्यायवाची है? किनारे का या तट का या तीर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द यहां पर विशेषण नहीं है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसमें? तुम, जो डी ऑप्शन है, तुम इसमें क्या है? विशेषण नहीं है, क्योंकि तुम क्या है? एक सर्वनाम है। अगर बात करें आगामी, आगामी विशेषण कैसे है? जैसे उदाहरण के लिए कि मैं आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। मैं परीक्षा की तैयारी तो कर रहा हूं, लेकिन आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो परीक्षा की विशेषता आगामी ने बता दिया, तो ये आगामी क्या है? विशेषण है। शांत, तो ये तो अपने आप में क्या है? गुणवाचक विशेषण है कि वह शांत है, वह शांत रहता है। ठीक है, तो वो गुण हो गया। काला, तो काला भी एक गुण है। ठीक है, जैसे काला कौवा, उसका हृदय बहुत काला है, तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण में आ गए, शांत और काला। और आगामी भी विशेषण है। तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। और अगर हम इसका विशेषण बोलें, इसके विशेषण क्या होगा? तुम का विशेषण बनेगा तुम्हारा। अब जो ये है तुम्हारा, ये किस प्रकार का विशेषण होता है? अधिकारवाचक विशेषण। कौन सा? अधिकार वाचक विशेषण। अधिकारवाचक मतलब जिसमें अधिकार की बात होती है, जैसे ये तुम्हारा है, या जैसे अन्य अधिकारवाचक विशेषण में आ गया, जैसे मेरा, ये मेरा है, ये हमारा है, ये उसका है, इसका है, उनका है, तो ये क्या हो जाते हैं? अधिकारवाचक विशेषण होते हैं। तो तुम क्या है? अपने आप में सर्वनाम है। अगर इसका विशेषण बनाना है तो तुम का हो जाएगा तुम्हारा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके हिंदी के। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हिंदी के बाद अब आएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन है, तो हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अजय पाल को। तो गढ़वाल का जो नेपोलियन कहा जाता है, अजय पाल को कहा जाता है। अब इसे, इसके और भी नाम है। जो अजय पाल है, पंवार वंश का शासक था, तो इसके काफी अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका युधिष्ठिर। गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा जाता है इसे। अशोक कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक, तो अशोक से भी इसकी तुलना हुई है। नेपोलियन तो हो ही गया, और एक छत्र सम्राट से कहा गया, इसको महात्मा भी कहा गया, और इसको गढ़पाल भी कहा गया। तो काफी सारे इसके नाम हैं। युधिष्ठिर हो गया, अशोक हो गया, नेपोलियन हो गया, एक छत्र सम्राट हो गया, महात्मा हो गया और गढ़पाल। तो इन नामों से जाना जाता है अजयपाल। तो गढ़वाल का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? अजयपाल को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब इसका 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड में हिमालय दिवस। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 से। तो 2010 से हिमालय दिवस 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो प्रथम जो मेथोडिस्ट चर्च है, इसकी स्थापना कब हुई? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, 1858 में।
तो 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई। और ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च था, और जिसकी स्थापना 1858 में हुई थी। और कहाँ हुई इसकी स्थापना? तो नैनीताल में। तो नैनीताल में है ये। तो नैनीताल में 1858 में इसकी स्थापना हुई। एशिया का ये पहला मेथोडिस्ट चर्च है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुरकंडा पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र का अंग है? जो सुरकंडा पर्वत श्रेणी है वो किस क्षेत्र का अंग है? तो मध्य हिमालय। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्योवाली व बिस्टाली न्यायालय का संबंध है? तो न्योवाली और बिस्टाली न्यायालय का संबंध किससे है? सही जवाब इसका चंदवंश। तो चंदवंश से है न्योवाली और बिस्टाली न्यायालय का संबंध। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता था? तो पूर्वी स्त्री राज्य किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है सुवर्ण गोत्रीय राज्य को। तो सुवर्ण गोत्रीय राज्य, बी ऑप्शन, इसे पूर्वी स्त्री राज्य के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? सही जवाब इसका 1960 में। तो उत्तरकाशी जनपद की जो स्थापना हुई है 1960 में हुई है। और कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 में। तो 24 फरवरी 1960 में इसकी स्थापना हुई। और पुराना नाम क्या है इसका? बाड़ा हाट। तो उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है ये बाड़ा हाट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगलाड़ अगलाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैकेट का नवा ब्रिटिश भू बंदोबस्त किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ? तो जो बैकेट का नवा ब्रिटिश भू बंदोबस्त था वो किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ? सही जवाब इसका हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुआ था बैकेट का नवा भूमि बंदोबस्त। तो नवा जो भू बंदोबस्त था। अब देखिए ये खास क्यों है? क्योंकि ये पहला ऐसा भू बंदोबस्त था जिसे वैज्ञानिक पद्धति से लागू किया गया था। और इसमें क्या किया गया? तो जो पर्वतीय भूमि थी इसे 5 भागों में बांटा गया। तो 5 भागों में बांटा गया था ये। और ये खास इसलिए है जो नवा ब्रिटिश भू बंदोबस्त है क्योंकि इसे ये पहला ऐसा बंदोबस्त था जिसे वैज्ञानिक पद्धति से लागू किया गया था। और ये हेनरी रैमजे के शासनकाल में, तो इस समय ये यहाँ पर कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो कुमाऊं और जो गढ़वाल है इसका अंतिम सूबेदार कौन था? तो बामशाह। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जो कुमाऊं का प्रथम सूबेदार था इसका नाम क्या था? जोगामल। तो जोगामल शाह था प्रथम। और कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार था बाम शाह। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद शासन काल में चार आल या चार आल, तो चार आल या चार आल का संबंध किससे है? तो किससे है इसका संबंध? किलेदार से। तो जो चंद वंश था इसमें चार आल या चार आल किसे कहा जाता? किलेदार को कहा जाता। इसकी शुरुआत किसने की थी? सोमचंद ने। तो सोमचंद ने जो राज्य है इसकी सुरक्षा के लिए ये क्या करते थे? चार किलेदारों को नियुक्त करते थे। और जिन्हें चार आल या चार आल या इन्हें चार बूढ़ा भी कहा जाता था। तो ये तीन नामों से चार आल या चार बूढ़ा। तो ये चार किलेदार होते थे जिसे सोमचंद ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस स्थल को मंदिरों की नगरी कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता था? तो द्वारहाट को। तो द्वारहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की? तो हरगोविंद पंत ने। तो 33 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। और कहां पर यह हुआ था? काशीपुर। तो काशीपुर में ये हुआ था। अब देखिए कितने हुए हैं? छह। छह अधिवेशन हुए हैं कुमाऊं परिषद के, छह अधिवेशन। एक हुआ था 1917, फिर 18 में हुआ था, 19 में हुआ था और 20 में। तो लगातार हुए थे। फिर इसके बाद 23 में हुआ था 1923 में, और
उसके बाद का हुआ था 1926 में। 17, 18, 19, चौथा हुआ था 1920, फिर 1923 और 1926 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो जो खेती खान है इसका सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपावत में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो लोहा घाट चंपावत में। कहां पे है ये? लोहा घाट में। लोहा घाट कहाँ है? चंपावत में। तो लोहा घाट चंपावत में है खेती खान का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम ऊंचाई है केदारनाथ की। इसके बाद है द्रोणगिरी की। उसके बाद है कामेट की। उसके बाद है नंदा देवी। तो कौन सा हो जाएगा? 3, 2 और 4 और 1। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? तो जो गोरखाकालीन नैथड़ा है इसका किला कहाँ है? तो इसका किला है अल्मोड़ा में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गंगोली हाट में। तो हाट कालिका मंदिर कहाँ है? गंगोली हाट में स्थित है। गंगोली हाट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जिले में। तो पिथौरागढ़ जिले में ये गंगोली हाट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुलसारी का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है ये चमोली जनपद में स्थित है। तो चमोली जनपद में है कुलसारी का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 39 है, संगजांगी व पीठा संस्कार का संबंध है। संगजांगी और पीठा संस्कार जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजी जनजाति से। तो राजी जनजाति से है संगजांगी व पीठा संस्कार का संबंध। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जो उत्थान समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। तो ज्योति प्रसाद माहेश्वरी उत्थान समाचार पत्र के संपादक थे। इसका प्रकाशन हुआ था 1937। तो 1937 में इसका प्रकाशन हुआ और ये अपने आप में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1937 में इसका प्रकाशन हुआ और इसके संपादक थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। नाम है उत्थान समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है? तो थारू जनजाति में जो कुरी शब्द है ये कहा जाता है गोत्र को। तो थारू जनजाति में जो गोत्र है इसे ही कुरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो कब घटित हुई थी ये? 17-18 अगस्त 1998 को। तो 17-18 अगस्त 1998 को जो पिथौरागढ़ जिला है इसमें मालपा में बादल फटने की घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, खिलती कलियां योजना का संबंध है। तो जो खिलती कलियां योजना है इसका संबंध किससे है? तो जो खिलती कलियां योजना है इसका संबंध बाल पोषण से संबंधित है। ये तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बाल पोषण से ये संबंध है और इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में जो खिलती कलियां योजना है इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषक तत्व देने की। तो नियमित मात्रा में पोषक तत्व दिए जाएं कुपोषित बच्चों के लिए, तो यही खिलती कलियां योजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड किसान रत्न सम्मान शुरू किया गया। तो उत्तराखंड जो किसान रत्न सम्मान है ये कब शुरू किया गया था? 2010 में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो जो गो विज्ञान है और प्रौद्योगिकी संस्थान है तो ये कहाँ है? तो ये होगा आपका ऋषिकेश में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सा एक ठंडा कुंड है? तो इसमें ठंडा कुंड कौन सा है? तो इसमें ठंडा कुंड कौन सा है? तो सती कुंड इसमें क्या है? ठंडा कुंड है। देखिए उत्तराखंड में दो प्रकार ये कुंड है, एक ठंडा हो गया और गर्म हो गया। तो ठंडे कुंड तो बहुत सारे हैं इसलिए गर्म कुंड कम है। तो इसलिए आपको अगर गर्म कुंड याद है तो गर्म कुंड आपको याद होने चाहिए। तो गर्म कुंड कौन कौन से हैं? मदकोट है, सूर्य है,
देखो मदकोट हो गया, एक सूर्य कुंड है, अग्नि कुंड है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो उनके नाम से ही लग रहा है कि ये गर्म ही होंगे, जैसे सूर्य हो गया, अग्नि हो गया। एक गौरी कुंड है, फिर भैरी भैरी अमोला कुंड है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है भैरी अमोला कुंड हो गया। इसके अलावा भाप कुंड है, नाम से ही लग रहा है गर्म है। और एक है सालधार। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? मदकोट, यह है मदकोट कुंड, सूर्य कुंड, अग्निकुंड, गौरी कुंड, भैरी अमोला कुंड है, और भाप कुंड हो गया, शालधार कुंड है, एक है गंगनानी कुंड। ये भी तो है एक, दूसरी ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा कुंड क्या है? एक निम्न में से कौन सा एक ठंडा कुंड है? तो इसमें से अब बचा कौन इसमें जो नहीं आए? तो सती कुंड नहीं आए, तो सती कुंड क्या है? ठंडा कुंड है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। तो राज्य की सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी है वो कहाँ है? तो ये हो जाएगी आपके हरिद्वार में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? तो इसमें से स्वांग नृत्य किस में किया जाता है? तो स्वांग नृत्य किया जाता है हिल जात्रा उत्सव में। तो 48 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो हिल जात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है, और हिल जात्रा उत्सव मुख्यतः कहाँ माना जाता है? तो सौर घाटी में। सौर घाटी, अब सौर घाटी कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में। तो सौर घाटी जो पिथौरागढ़ में, वहां पर हिल जात्रा उत्सव मेनली वहां पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब शुरू की गई? तो अटल आयुष्मान जो उत्तराखंड योजना है ये 25 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था? तो इसमें तो ऑप्शन भी आ गया 12 फरवरी 2001 को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई। तो जो गढ़वाल कमिश्नरी है ये कब सर्जित की गई? तो 1973 को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य आयोग राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्य योजना आयोग है इसका पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंद्रकूट पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो जो चंद्रकूट पर्वत शिखर है ये है आपका टिहरी जनपद में। तो टिहरी जनपद में है चंद्रकूट पर्वत शिखर। और इसी पर्वत पर क्या है? जो चंद्रबदनी मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर ही जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रामायण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया है? तो कब घोषित किया है इन्होंने? 2009 में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो रामायण महोत्सव है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया है? सन 2009 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो धर्मानंद जमलोकी ने। तो धर्मानंद जमलोकी ने जो मेघदूत है इसका अनुवाद गढ़वाली में किया। मेघदूत किसकी रचना है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, माउंट लोहत से फतह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो कौन है जिन्होंने माउंट लोहत से फतह करने वाली ये पहली महिला बनी है उत्तराखंड की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सविता कंसवाल। तो सविता कंसवाल है जो कि उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की रहने वाली थी। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू का भी सफल आरोहण किया है। तो सभी जगह ये पहुंची है, माउंट एवरेस्ट में भी, माउंट मकालू में, और माउंट लोहत से फतह करने वाली तो ये उत्तराखंड की पहली ही महिला पर्वतारोही बनी थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? प्रोफेसर पी के जोशी को। प्रोफेसर पी के जोशी को राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध है। जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनाथ बच्चों से।
तो अनाथ बच्चों से है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? तो नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया, दरवाजा नहीं बल्कि दर्जा किसे दिया गया है? तो श्रीनगर को। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन है उत्तराखंड के जो नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है, तो कौन कौन से? देहरादून हो गया, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर हो गया, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और नवा हो गया श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें कौन करने वाले हैं? जो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो गठित जो है ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगी? तो रंजना प्रकाश देसाई। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है वर्ण शब्द का? तो सही जवाब इसका ऋग्वेद में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 4 वेद हैं, पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में आता है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो किस आर्टिकल में एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है? तो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो भारत का जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट, ये आपका यहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन जो साम्राज्य है इसके संस्थापक थे राजा शिमुक। तो राजा शिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। जो सातवाहन वंश है इसकी स्थापना लगभग 230 से 60 ईसा पूर्व में इसके बीच हुई है और इसके संस्थापक हैं राजा शिमुक। क्वेश्चन नंबर 65 है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध का घोड़ा है इसका नाम क्या है? तो कंथक है। तो कंथक क्या है? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो। चेतक किस घोड़े का नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो कितनी थी यहाँ पर? 943। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? तो जो एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और ये किसने बनाया? तो ये बनाया था नूरजहां ने। तो जो एतमादुद्दौला है ये कौन थे? तो ये देखो नूरजहां कौन है? जहांगीर की पत्नी। और जहांगीर की जो पत्नी जो नूरजहां है इसके पिता थे एतमादुद्दौला। तो इसने अपने पिता का मकबरा कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है? तो यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये अंग है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये संविधान के भाग 4 में है। और जो आर्टिकल है कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरी रंगा, वरदराजा राव। तो प्रोफेसर VKRV राव को जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय, क्योंकि इन्होंने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कब? सन 1931-32 में
ये गणना हुई थी और इसीलिए इनको इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किला ए कोहना। तो जो किला ए कोहना मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया? किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था शेर शाह ने। तो शेर शाह सूरी ने, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो ये किला है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कब कराया था? 1541 में। तो 1541 में शेर शाह ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी और जो बाह्य अंतरिक्ष है, इसके बीच अंतिम रेखा कहलाती है मैग्नेटोपॉस। तो मैग्नेटोपॉस को ये रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के हैं, उनको कहा जाता है रूपक या रूप का। क्या कहला जाता है? रूप का। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, रूपा क्या? रूप का। तो ये कहलाए जाते हैं गुप्त काल में चांदी के सिक्के। तो जो गुप्त वंश है, इसका संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। और इस पर जो इस समय जो सोने के सिक्के होते थे इनके, उनको क्या कहा जाता? दीनार। तो सोने के सिक्कों को कहा जाता दीनार, चांदी के सिक्कों को कहा जाता रूप का, और इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो किसे दी गई थी सर्वाधिक प्राथमिकता? कृषि क्षेत्र को। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जो सस्ती मुद्रा है चीप मनी से क्या आशय है? तो सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? तो इससे क्या आशय है? कम ब्याज दर। तो कम ब्याज दर है इसका अर्थ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो कब लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो ये लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, तो इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मैग्नीज, कोरापुट, तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है इसमें। जो कोरापुट है, ये किसके लिए जाना जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए। चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ये प्रमुख भंडार है कोरापुट में। लोहा अयस्क का जो प्रमुख क्षेत्र है, कुद्रेमुख में तांबा खेतरी इस क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला सिंगरेनी, तो ये इसके लिए प्रमुख है। तो सुमेलित कौन सा नहीं था? कोरापुट। तो कोरापुट किसके लिए? चूना पत्थर और बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो इन्होंने किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण इस भाषा में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, जिसे कोरम कहा जाता है, तो ये कितनी है? तो ये आपकी 1/10। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो 1/10 ये गणपूर्ति है लोकसभा आयोजित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो जो ब्लैक पर्ल है, ये किस खेल से संबंधित है? सही जवाब इसका फुटबॉल। तो फुटबॉल से संबंधित है ब्लैक पर्ल। तो देखिए, पेले नाम का ये क्या था? ब्राजीलियाई फुटबॉलर है पेले नाम से, ठीक है। पेले नाम से था एक ब्राजीलियाई फुटबॉलर, और इसने 3 विश्व कप चैंपियनशिप, कब कब? 58 में, 1958, 1962 में और 1970 में। तो ये ब्राजील की टीम का हिस्सा था और 3 विश्व कप का ये चैंपियनशिप था। और इसके नाम से, तो इसे ही कहा जाता था ब्लैक पर्ल। तो इस पेले को, ये पेले जो है, ये किस नाम से जाना गया?
ब्लैक पर्ल नाम से जाना जाता था। तो ये क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो लव है ये है टेनिस से संबंधित। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लव का अर्थ होता है शून्य, शून्य स्कोर। तो जो जीरो स्कोर है, जीरो स्कोर से इसका मतलब है कि जब शुरुआत में जो टेनिस में जब दोनों पक्ष खेल रहे होते हैं तो उस टाइम उनका कोई भी स्कोर नहीं होता है। तो इस खेल को क्या होते हैं, लव लव होता है इस टाइम खेल। तो मतलब जीरो जीरो स्कोर है दोनों का। और बैडमिंटन में भी जीरो जो अंक है उसको भी लव कहा जाता है। तो यहाँ पर तो बैडमिंटन ऑप्शन है, तो टेनिस है। तो टेनिस से संबंधित है लव। क्वेश्चन नंबर 81 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को क्या है, दक्षिण गंगा भी इसे कहते हैं। और ये जो पश्चिमी घाट में जो त्र्यंबक, तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती हुई कहाँ चले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो दक्षिण गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। निकलने के स्थान कौन है, त्र्यंबकम, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो किससे संबंधित है ये, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित है ये 13वां अनुच्छेद। 13वां अनुच्छेद में क्या है, ये क्या करता है, न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार ये प्रदान करता है। कौन सा, आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार ये प्रदान करता है। इसके माध्यम से किसी भी ऐसे कानून जो संसद बनाती है या राज्य विधानसभा बनाती है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होता है, अगर इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनकी कटौती हो रही है, तो इस पर जो न्यायालय होता है ये इन पे प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसे कानूनों को जो संसद और राज्य विधानसभा बनाती है। तो आर्टिकल 13 इनको ये शक्ति देता है। तो न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार ये प्रदान करता है। तो इसीलिए जो 13वां अनुच्छेद है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सिद्ध करना है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहला हुआ? तो सबसे पहले किसका हुआ था, मारुति उद्योग लिमिटेड। तो मारुति उद्योग लिमिटेड का हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 को। तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पहले इसका प्राइवेटीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई है 2005 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से निम्न में कौन सा संविधान अधिनियम या मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है इसमें, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसे मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है। इस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी इस टाइम प्रधानमंत्री थी और इसे ही क्या है, जो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें जो प्रस्तावना है इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द यहां पर जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 87 है,
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो 1999 में, 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में 2022 में किया गया था ये, इंदौर में। तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। तो इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना, जीन बैंक प्रोजेक्ट है, स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका महाराष्ट्र। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो 29 अगस्त जो है, खास क्या है इस दिन? तो जो भारत के हॉकी प्लेयर है, हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, और जो हॉकी प्लेयर थे, जो सबसे ज्यादा मेजर ध्यानचंद, तो जो राष्ट्रीय जो क्या है, हाँ, हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद है, तो इनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त। तो इसी दिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2012 में। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत सन 2012 से की गई। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 है, आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही जवाब इसका भारत की है मिताली राज। तो आईसीसी जो महिला विश्व कप है, इसमें सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी मिताली राज बन गई है। क्वेश्चन नंबर 92 है, 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता यहाँ पर स्वर्ण पदक। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या है इनमें से? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम। तो जो सीडी रोम है, ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब शुरू करने की प्रक्रिया होती है, जब उसको ऑन किया जाता है, तो उस टाइम जो टाइम लगता है, या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। उसी को ही बूटिंग टाइम कहा जाता है, कितना टाइम लग रहा है, तो बूटिंग इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी? तो रीजनिंग के ये सवाल है, तो यहाँ पर ये कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जो ऊपर के हैं, 8 और 6, इनका गुणा करेंगे, और इनमें से घटाएंगे इधर वाले जो सामने है, एक ऊर्ध्वाधर जो अंक है उनका गुणा करेंगे, और जो ये पैरेलल में है, 2 और 6, एक लाइन में सीध में क्षैतिज में, तो इनका गुणा करेंगे। तो 8 × 6 माइनस 2 × 6 हो गया। तो 8 × 6 = 48, माइनस 6 × 2 = 12, कितना हो जाएगा? तो 48 में 12 गया 36। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बीच वाला अंक आएगा, और ये हमको इस तरह से भरना है। तो जब देखो वर्टिकल का फिर करते हैं, जैसे सेकंड में है, 7 × 8 है, और माइनस 2 × 5, तो 56 माइनस 10, कितना हो गया? 46। उसी प्रकार ये हो जाएगा, वर्टिकल में कितना है? 7 × 10 इस वाले में, और माइनस 4 × 6, तो 70 माइनस 24, कितना हो जाएगा? 46। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 में है, यदि प्लस घटाने के लिए है, भाग जोड़ के लिए है, ऋण गुणा के लिए है, और गुणा भाग के लिए है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? इसमें जो समीकरण सही हो रहा है, तो सी वाला ऑप्शन है, ये आपका सही है। देखिए 66 गुणा, तो जो गुणा है
वो किसके लिए यहां पर यूज हो रहा है? तो गुणा किसके लिए यूज हो रहा है? जोड़ के लिए। तो यहां पर गुणा जो है, गुणा भाग के लिए, भाई ये है गुणा भाग के लिए हुआ है, तो भाग्य हो गया 3। और जो माइनस है, ये किसके लिए हुआ है? गुणा के लिए। माइनस किसके लिए? गुणा के लिए हो गया है, तो 11। और जो जोड़ है, ये किसके लिए हुआ है? घटाने के लिए, -12। तो कितना हो जाएगा? 22 × 11 - 12, तो कितना हो जाएगा? 42। 22 हो जाएगा 242 -12, कितना हो जाएगा? 230। तो 230। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97। यदि किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा? तो जल प्रतिबिंब के लिए सीधा एक फॉर्मूला है, या आप घड़ी बना के भी इसको कर सकते हैं, तो जो भी आपको उचित लगता है। अगर 30 मिनट से कम है, यहाँ पर दे रखा प्रश्न में, यहाँ तो 5:40 है, 30 से ऊपर है। अगर 30 मिनट से कम है, तो आप 18:30 से घटा लीजिए। और अगर 30 से ऊपर है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 17:90। तो 17 60 18 हो गया, प्लस 30 90, तो 5:40 है। तो 30 मिनट से ऊपर है, तो 17:90 से आप 5:40 को घटा लीजिए। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है? 12:50। या आप फॉर्मूला नहीं बोलते हैं, तो आप क्या है, इस तरह से घड़ी बना सकते हैं एक। यहाँ ऊपर 12 हो जाता है, इधर 6, इधर 3, और यहाँ पे 9। 5 आपका यहाँ हो जाएगा, 7 और 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 बजकर, ये घड़ी की सुई, तो 5 बजकर लगभग बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में, और 5:40 है ना, तो 8 पे। तो घर जो जल है, तो पानी क्या है? पानी तो यहाँ नीचे होता है, मिरर तो यहाँ सामने होता है। तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब के लिए बोल रहा है, तो पानी इधर नीचे है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बीच से इस घड़ी को काट लेंगे, 3 और 9 पे एक लाइन ले लेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसका उल्टा, ये 5 इधर है, तो जल प्रतिबिंब ठीक इसके ऊपर कहाँ चले जाएगा? 12 और 1 के बीच घड़ी आ जाएगी। तो 12 से आगे है, तो कहाँ पर? 1 के इधर लगभग लगभग घड़ी का जो घंटे की सुई यहाँ आ जाएगी। और 8, 8 के ठीक ऊपर, ये 8 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 के ठीक ऊपर 10 पे यहाँ चले जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 12:50। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। दिए गए आंकड़े में कितने त्रिभुज हैं? तो ये यहाँ पर चित्र दे रखा है त्रिभुज का, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो आकृति दे रखी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, जितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं उनको आप गिन लो। देखो, शुरुआत कहाँ से हो? जो बेस से, पहला, ये दूसरा, और तीसरा, और चौथा। तो आप क्या कर लीजिए, जितने अंक ये हो गए सबको जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो गया? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें जो फिगर में होंगे, इस फिगर में आपके टोटल 10 चित्र, 10 त्रिभुज होने वाले हैं। तो अगर आप गिनेंगे, तो अलग अलग यहाँ पे क्या हो जाएंगे? देखो, इन दोनों को मिला के एक बनेगा, इन दोनों को मिला के एक पूरा एक त्रिभुज है। तो कुल मिला के यहाँ पर बोला कि कुल टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो इसके अंदर इस आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। कई बार क्या है, बड़ा चित्र होता है, तो उसको अगर आप ऐसे करोगे गिनोगे, तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो इस तरह से इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन मार्क को किस नंबर में बदलना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस नंबर से आप इसको बदलना है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे होगा ये, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे देखना है 51, यहाँ 39 4 और 3। आप इसको क्या करेंगे, इस अंक से इस अंक को घटाएंगे, और वो जो आ रहा है वो इन दोनों का गुणा आ रहा है। देखिए, 51 - 39 कितना हो रहा है? 12। तो 12 किसका गुणा है? 4 × 3 = 12। तो ये कितना हो रहा है? 4 × 3। उसी प्रकार इतना 71 - 61 बराबर कितना हो? 10। और ये बराबर हो जा रहा है 2 × 5। इसी प्रकार इसका देखो आप, 90 में से आप 24 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 66 66, हाँ ठीक है। और 66, 6, 6 में कितना गुणा करना पड़ेगा? तो 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो 11×6 = 66। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का कितना हो गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 है,
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया कि 6 के सामने कौन सी संख्या है। तो 6 के सामने यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो पासे दो प्रकार से होते हैं, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। जो मानक पासा होता है तो इसकी जो दो विपरीत सतह होती है उनका योग कितना होता है, 7। और जो उसके निकटवर्ती, जैसे निकटवर्ती हो गए 5 और 4 जो दिख रही है, 1 4 5 1 या 6 3, विपरीत वाली तो दिखेगी नहीं, जैसे 6 के नीचे वो दिखेगी नहीं। तो जो उसके आसपास के जो सतह है उनका योग होता है 7। अगर उनका योग 7 है तो वो क्या है, सामान्य पासा है। और अगर सामने वालों का योग 7 नहीं है तो इसका मतलब वो मानक पासा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 6 2 8, 7 नहीं हो रहा है, 5 1 6, किसी का भी ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये कैसा पासा है, मानक पासा। और मानक पासा का नियम क्या है कि दो विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर बोला है 6 के सामने, तो 6 के सामने कौन सी संख्या होगी, तो मानक पास है तो 6 की विपरीत लगा के जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो 6 + 1 = 7। इसका मतलब 6 के विपरीत में, 6 के सामने या विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 1 होगी। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के मॉडल पेपर और ये 100 प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपका 100 में से कितना स्कोर यहाँ पर रहा हुआ है। दोस्तों ऐसे ही हमने 10 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आपको 10 मॉडल पेपर की जो बुक है उसका लिंक आपको मिलेगा और उसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर 10 जो मॉडल पेपर है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, फोकस आपको करना है जितना आपने पढ़ा है। देखिए अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल 8 तारीख को तो आपका पेपर है, तो 7 8 दिन आपके अब बच्चे हैं। तो आपको अधिक से अधिक फोकस करना है जो रिवीजन, क्योंकि अब आपने पढ़ तो काफी लिया होगा, ये मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि अब क्या है पेपर इतना निकट है। तो अगर आपने तैयारी कर रहे होंगे तो आप काफी कुछ पढ़ चुके होंगे। और अब क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। नहीं तो क्या होता है कि पेपर में क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर तो होता ही है पेपर का। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमने अच्छे से रिविजन नहीं किया है तो एग्जाम हॉल में जाते ही हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार सामान्य क्वेश्चन को भी हम गलत करके आते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक एक नंबर है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए आपको अधिक से अधिक जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करके जरूर जाएं, कम से कम 2 से 4 बार। जितना आपने इन 2 4 एक महीना जितना भी आपने जब से तैयारी कर रहे होंगे, कोई ज्यादा कर रहे हैं कम, ये मान सकते हैं कि अभी पुलिस का हुआ था तो आप पिछले 4 5 महीनों से तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे इसीलिए हमने मॉडल पेपर भी आपके लिए बनाए हैं कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें, करंट अफेयर रीजनिंग पे फोकस करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।